हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं बहुत बढ़िया हूं, उम्मीद करता हूं कि आप सब भी बहुत बढ़िया होंगे। तो बेटा आज मैं लेकर आया हूं मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 8, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एम्पेयर सर्किट लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। एक एप्लीकेशन आज की क्लास में कराऊंगा और 2 एप्लीकेशंस में करवाऊंगा आपको नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और आज की क्लास में ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक वीडियो देखिएगा। एम्पेयर सर्किट लॉ और इसकी एक एप्लीकेशन करने के बाद कुछ आप लोगों के डाउट्स डिस्कस करूंगा। एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन जो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड देखने में लगते हैं वो आपके सामने मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्विकली। एम्पेयर सर्किट लॉ। तो बेटा एम्पेयर सर्किट लॉ क्या कहता है। एम्पेयर सर्किट लॉ, सबसे पहले एम्पेयर सर्किट लॉ के बारे में कुछ चीजें बात कर लेते हैं, बेसिक्स। एम्पेयर सर्किट लॉ कहता है क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू आई। क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल इज म्यू नॉट इनटू आई। तो क्लोज्ड इंटीग्रल किसके अलोंग ले रहे हैं हम, किसी ना किसी क्लोज्ड लूप के अलोंग। देखो क्लोज्ड इंटीग्रल मतलब कोई ना कोई क्लोज्ड, मतलब जिस पॉइंट से आप इंटीग्रेशन शुरू करोगे घूमते हुए वापस वहीं तक आओगे। ऐसा ही क्लोज्ड इंटीग्रल आपने लिया था गॉसियस लॉ में। याद करो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने गॉसियस लॉ पढ़ा था। गॉसियस लॉ क्या कहता है, गॉसियस लॉ कहता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस। और जब क्लोज सरफेस आ गया तो इसको हम क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डॉट ds लिखते थे, एंड दैट इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसी के एनालॉगस हमारे पास इस चैप्टर में एक लॉ है एम्पेयर सर्किट लॉ। ये कहता है द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जब dl आए तो बेटा इसको क्या बोलेंगे, लाइन इंटीग्रल। दिस इज लाइन इंटीग्रल, बिकॉज इंटीग्रेट कर रहे हैं b को बट किसके साथ, मल्टीप्लाई करके, dl के साथ। दिस इज लाइन इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड along any closed loop, along any closed loop is always equal to mu naught times मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम टाइम्स। अगर तो एयर है तो म्यू नॉट लेंगे, अगर कोई दूसरा मीडियम है तो उस मीडियम की परमिएबिलिटी हम लेंगे, टाइम्स द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, द करंट एनक्लोज्ड बाय इट, ऐसा क्या लो, या करंट फ्लोइंग थ्रू इट, करंट एनक्लोज्ड बाय इट। अगर जैसे मैंने आपके सामने एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर रखा, इसके अराउंड एक सर्कुलर लूप लिया है। हाँ, ये कंडक्टर इस सर्कुलर लूप के परपेंडिकुलर है और इसके सेंटर से पास कर रहा है फिलहाल, बट कोई फर्क नहीं पड़ता ये सेंटर से पास करे या ना करे। अगर ये करंट कैरिंग कंडक्टर यहां से पास करता तो भी ये कंडीशन एप्लीकेबल थी, तो भी एम्पेयर सर्किट लॉ वैलिड है। कहीं और से पास करता तो भी वैलिड है। इंपॉर्टेंट है इस लूप के अंदर से कितना करंट फ्लो कर रहा है। सो क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बट कौन सा इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ, क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा क्या लीजिए, या लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड along any closed loop is always equal to mu naught times the current enclosed by it। ये कहता है हमारा एम्पेयर सर्किट लॉ। जैसे यहां गॉसियस लॉ कहता था क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बट कैसा क्लोज्ड इंटीग्रल, क्लोज सरफेस इंटीग्रल, ds के साथ ले रहे हैं। तो जब भी E डॉट ds या B डॉट ds आए तो हम उसे बोलेंगे सरफेस इंटीग्रल। सो सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड along any closed सरफेस, यहां लूप नहीं था, यहां क्या था, क्लोज्ड सरफेस। कि अगर आपके पास कोई क्लोज सरफेस है तो उसके ऊपर E डॉट ds को अगर आप इंटीग्रेट करेंगे, मतलब नेट मैग्नेटिक फ्लक्स अगर आप उसका डिटरमिन करेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वेयर एप्सिलॉन नॉट इज द इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। अगर एयर है तो नॉट, अगर एयर नहीं है तो नॉट नहीं लगाएंगे, इसकी जगह सिंपली एप्सिलॉन आएगा। ये एप्सिलॉन नॉट को हम एप्सिलॉन r से मल्टीप्लाई करते थे। ये था गॉसियस लॉ जो आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा। यहां मैं कह रहा हूं कि एम्पेयर सर्किट लॉ गॉसियस लॉ का एनालॉगस है, बट अगर आप ध्यान से देखें गॉसियस लॉ इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करता है, फाई इलेक्ट्रिकल की। क्या एम्पेयर सर्किट लॉ मैग्नेटिक फ्लक्स की बात कर रहा है, नहीं, नॉट एट ऑल। यहां क्लोज सरफेस ही नहीं है तो फ्लक्स का तो मतलब ही नहीं है। फिर किस बेसिस पे कह रहा हूं कि ये इसका एनालॉगस है। हाँ, कुछ चीजें सेम है, यहां पे क्लोज्ड इंटीग्रल है, यहां पे भी क्लोज्ड इंटीग्रल है, यहां पे परमिएबिलिटी आ रही है, यहां पे परमिटिविटी आ रही है, तो कुछ चीजें देखने में सिमिलर लग रही हैं, बट उस वजह से एनालॉगस नहीं कह रहा हूं। एनालॉगस किस वजह से कह रहा हूं, इनकी एप्लीकेशन के बेसिस पे। देखिए गॉसियस लॉ को आप अप्लाई करके क्या करते थे, आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू डिटरमिन करते थे। जैसे किस किस केस में, लाइन चार्ज के केस में आपने गॉसियस लॉ अप्लाई किया था,
शीट ऑफ चार्ज के केस में आपने गॉसियस लॉ अप्लाई किया था, देन हॉलो चार्ज सफेयर, हॉलो चार्ज सफेयर, सॉलिड सफेयर, इन सब के केस में जब आपने गॉसियस लॉ अप्लाई करके इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमिन किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमिन करना बहुत ईजी हो गया था, जो कि डायरेक्टली डिटरमिन कर पाना थोड़ा मुश्किल था। कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केस में गॉसियस लॉ की हेल्प से हमने किसी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमिन किया था बहुत इजीली, बहुत आसानी से। इसी मामले में कह रहा हूं ये इसके एनालॉगस है। कुछ ऐसे केसेस में हम मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की वैल्यू डिटरमिन करेंगे यूजिंग एम्पेयर सर्किटल लॉ, जहां हमारे लिए डायरेक्टली ये कर पाना मुश्किल था। बायट-सावर्ट लॉ को अगर हम यूज करते तो बायट-सावर्ट लॉ से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू डिटरमिन करना मुश्किल था। एम्पेयर सर्किटल लॉ अगर हम अप्लाई करेंगे तो बहुत इजीली, बहुत आसानी से ये हमारा काम आसान करेगा बी की वैल्यू डिटरमिन करने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे इसको यूज करके आप ई की वैल्यू डिटरमिन कर रहे थे, तो इसको यूज करके आप बी की वैल्यू डिटरमिन करेंगे कुछ ऐसे केसेस में जहां पे डायरेक्टली डिटरमिन कर पाना मुश्किल है, इसलिए कह रहा हूं ये उसके एनालॉगस है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एम्पेयर सर्किटल लॉ कहता क्या है? इट स्टेट्स दैट, बता चुका हूं, फिर से बता रहा हूं, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग एनी क्लोज लूप इज ऑलवेज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट एनक्लोज्ड बाय इट। अब हम आते हैं इसके प्रूफ पे। सबसे पहले तो इसको प्रूफ करके देखते हैं, फिर आएंगे एप्लीकेशंस पे। सो प्रूफ, सबसे पहले इमेजिन अ सर्कुलर लूप around a state current carrying conductor as shown in the diagram. The state current carrying conductor is passing through the center of this circular loop. Suppose O is the center of circular loop. ये O से पास कर रहा है और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, राइट? तो अब हमें प्रूव करना है कि क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ B डॉट DL, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ B डॉट DL जो है वो म्यू नॉट इंटू आई होना चाहिए। तो जरा प्रूव करके देखते हैं कैसे। सबसे पहले आपने क्लोज लूप को छोटे छोटे लेंथ एलिमेंट्स पे स्प्लिट किया, उनमें से एक लेंथ एलिमेंट मैं डायग्राम में शो कर रहा हूं। अब लेंथ एलिमेंट छोटा सा एलिमेंट है, सर्कुलर लूप पे है, तो पक्की बात है इसकी डायरेक्शन क्या होगी? टेंजेंशियल, मतलब ये रेडियस के परपेंडिकुलर होगा। जो आपको बोर्ड पे नीचे की तरफ डायरेक्टेड दिख रहा है, एक्चुअली ये आपकी तरफ डायरेक्टेड है इस तरह से, क्योंकि ये सर्कुलर लूप ऐसे है। तो यहां पे लेंथ एलिमेंट की डायरेक्शन ये होगी आपकी तरफ। ठीक है, तो डीएल और आर में एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। रही बात मैग्नेटिक फील्ड की, तो यहां पर अगर मैं देखूंगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी ऐसे चल रही होंगी बी की, तो इस पॉइंट पे अगर बी वेक्टर देखें तो उसकी डायरेक्शन भी क्या होगी? टेंजेंशियल। यस और नो? स्टेट करंट कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे चलती हैं, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे पता चलती है? किसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करें, तो अगर इस साइड वाले पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो टेंजेंट की डायरेक्शन भी वही आ रही है जो डीएल वाली है, मतलब बी और डीएल के बीच में एंगल कितना है? 0। सो इट इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ बी, अब वेक्टर साइन हटा देंगे, मैग्नीट्यूड्स लेंगे, b इंटू डी एल इंटू कॉस 0 डिग्री या 0 रेडियन, कुछ भी लिखिए। अब बेटा cos 0 की वैल्यू तो 1 होती है, इजंट इट? अच्छा, अब b कांस्टेंट है, हम इसको बाहर लेकर आते हैं, b इंटू क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ डी एल। b कांस्टेंट का मतलब क्या है? देखिए बेटा, एक लेंथ एलिमेंट नहीं है, बहुत सारे लेंथ एलिमेंट है, पूरे लूप को हमने छोटे 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 लेंथ एलिमेंट्स में तोड़ा है, बट ये कंडक्टर इसके सेंटर से पास कर रहा है, तो इस सर्कुलर लूप के ऊपर जितने भी लेंथ एलिमेंट्स है सबका डिस्टेंस बराबर है। इस करंट कैरिंग कंडक्टर से इस लूप के ऊपर जितने भी आप छोटे छोटे करंट एलिमेंट्स लेंगे उन सबका डिस्टेंस बराबर है। सबका डिस्टेंस कितना? r। तो जब स्टेट कंडक्टर से सबका डिस्टेंस r है तो हर एक पॉइंट पे फील्ड की वैल्यू सेम होगी कि नहीं? ठीक है, डायरेक्शन अलग हो सकती है, यहां पे डायरेक्शन ये है, यहां डायरेक्शन ये है, यहां डायरेक्शन ये है, जिस पॉइंट पे डायरेक्शन चाहिए टेंजेंट ड्रॉ करो, बट न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होगी ना, क्योंकि सोर्स जो है करंट वो सेम है। हर पॉइंट की पोजीशन इस करंट कैरिंग कंडक्टर के अबाउट सिमेट्रिक है, तो इसका मतलब हर पॉइंट पे b सेम होगा, तो b को हम बाहर ले आए। अब dl का इंटीग्रल क्या होना चाहिए? dl का इंटीग्रल होगा बेटा 2 पाई r, इजंट इट? dl का इंटीग्रल होगा, सारे dl को ऐड करो तो ये टोटल लेंथ ऑफ द लूप कितनी है? सरकमफ्रेंस। अच्छा, b ड्यू टू अ लॉन्ग स्टेट कंडक्टर, दिस इज अ लॉन्ग स्टेट कंडक्टर, इनफाइनाइट कंडक्टर, तो b की वैल्यू ऑलरेडी हमने पिछली क्लास में फॉर्मूला प्रूव किया था, या तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ट्वाइस i अपॉन a, तो a की जगह तो r हो गया, या वो 2 से यहाँ 2 कैंसिल आउट करो तो इट इज म्यू नॉट i अपॉन 2 पाई r, सो इनटू 2 पाई r, तो देखिए 2 पाई r कैंसिल आउट हो गया, तो इट कम्स आउट टू बी म्यू नॉट इंटू आई। इसके आगे रीजन आप लिख सकते हैं, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर
लॉन्ग स्टेट कंडक्टर का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ये पिछली क्लास में हमने फॉर्मूला डिराइव किया था, ठीक है। सो इट इज म्यू नॉट आई। तो अल्टीमेटली आप प्रूव कर चुके हैं दैट क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज ऑलवेज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई। सो दिस इज एम्पेयर सर्किटल लॉ। अगर कोई भी एक क्लोज लूप है, उसकी शेप सर्कुलर है, एलिप्टिकल है, या कैसी भी शेप क्यों ना हो, ठीक है, उसकी शेप कैसी भी हो, उसके अंदर से अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर करंट कैरी करके जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल पूरे लूप के अलोंग कितना होना चाहिए, दैट इज म्यू नॉट इनटू आई, राइट। आई होप ये चीज समझ आई होगी। ग्रीन कलर आ रहा है। अरे बेटा ठीक है यार, तू क्या कर देता है। ग्रीन कलर आ रहा है। ग्रीन कलर वो लेवलिंग के लिए होता है। अच्छा चुप कर। अब हमने यहां कहा था क्लोज लूप, हमने ये नहीं कहा था सर्कुलर लूप। तो लूप कैसा भी हो सकता है, किसी भी लूप के लिए ये ट्रू है, जरूरी नहीं वो सर्कुलर हो, वो स्क्वायर लूप हो, रेक्टेंगुलर लूप हो, कैसा भी लूप हो। हाँ, करंट कैरिंग कंडक्टर उसके अंदर से पास करना चाहिए। मान लीजिए आपके सामने क्लोज लूप ले रहा हूं, ये इस तरह का लूप है, ठीक है। अब इसमें से दो करंट कैरिंग कंडक्टर पास कर रहे हैं। एक ये करंट I1 कैरी करके लेके जा रहा है, दूसरा लूप करंट I2 कैरी करके जा रहा है। तो आपको टोटल करंट एनक्लोज देखना। तो इस केस में क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ B डॉट DL होगा म्यू नॉट इंटू I1 प्लस I2, राइट। टोटल करंट एनक्लोज्ड। बाहर से कोई करंट कैरिंग कंडक्टर जा रहा है तो नहीं कंसीडर करना, इसके अंदर जो करंट एनक्लोज्ड है आपने उसको कंसीडर करना है। सपोज ऐसा होता है यहां पे I1 की डायरेक्शन तो अपवर्ड है बट I2 की डायरेक्शन डाउनवर्ड्स होती, तो इस केस में क्या आ जाता है, म्यू नॉट टाइम्स I1 माइनस I2। आई होप ये चीज आपको समझ आई होगी। चलिए यहां पे हमने प्रूव तो किया किसी भी लूप को लेके, सर्कुलर एम्पीरियन लूप को, सर्कुलर लूप को लेके, बट हमने यहां पे ऐसा नहीं कहा कि लूप सर्कुलर। तो किसी भी आर्बिट्ररी लूप के लिए भी ये ट्रू होना चाहिए। हम चाहें तो वो भी कर सकते हैं प्रूफ। वैसे इसके चांसेस बहुत कम है कि ये बोर्ड एग्जाम में आपको पूछा जाएगा, बट स्टिल अगर मैं कोई भी आर्बिट्ररी लूप ले लूं, फॉर एनी आर्बिट्ररी लूप, फॉर एनी आर्बिट्रेरी लूप, तो अगर कोई भी आर्बिट्रेरी लूप ले लूँ, किसी भी शेप का वो लूप हो, जनरल कोई भी लूप हो, तो मैं आपके सामने एक लूप ले रहा हूँ, कोई भी रैंडम किसी भी तरह की शेप का ये लूप हो सकता है, ठीक है। अब इस लूप के हर एक पॉइंट का डिस्टेंस यहां से अलग होगा इस कंडक्टर से। इस लूप को भी छोटे छोटे एलिमेंट्स में स्प्लिट करते हैं। सपोज यहां पे एक लेंथ एलिमेंट है DL1, यहां पे दूसरा लेंथ एलिमेंट है DL2, ये तीसरा लेंथ एलिमेंट DL3 एंड सो ऑन। अब DL1 यहां सेंटर पे कुछ ना कुछ एंगल सबटेंड कर रहा होगा, इसको मैं नाम दे देता हूं dθ1। DL2 जो एंगल सबटेंड कर रहा है, लेट अस से दैट इज dθ2। DL3 जो एंगल सबटेंड कर रहा है, लेट अस से दैट इज dθ3 एंड सो ऑन। अब DL1 का जो एवरेज डिस्टेंस है, क्योंकि छोटा सा एलिमेंट है ये, तो ये आप कांस्टेंट मान के चलो, इसका डिस्टेंस है R1, DL2 का डिस्टेंस है R2, DL3 का R है यहाँ से R3 एंड सो ऑन। अगर ऐसा होगा, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, तो पक्की बात है dθ1 जो है वो DL1 अपॉन R1 होगा, dθ2 जो है वो DL2 अपॉन R2 होगा एंड सो ऑन अप टू dθn जो है वो DLn अपॉन Rn। हाँ, लूप प्लेन लूप है, इट्स नॉट अ 3 डायमेंशनल लूप, इट्स अ प्लेन लूप, ठीक है। तो इस केस में अगर हमें यही फॉर्मूला प्रूव करना हो तो हम कैसे प्रूव करेंगे? तो जब इंटीग्रेशन का लिटरेरी मीनिंग होता है जोड़ना, तो यहां पर हम ये कह सकते हैं क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ B डॉट DL कैन बी रिटन एज B1 डॉट DL1, या सिंपली डॉट को छोड़ दीजिए, हम थीटा 0 ही मानेंगे, इतने छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं ये कि B और DL की डायरेक्शन सेम होगी। B1 इंटू DL1 प्लस B2 इंटू DL2 सो ऑन अप टू Bn इंटू DLn, यही होना चाहिए, यस और नो? ओके। अब B का फॉर्मूला अभी भी बताया था, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R। तो लेंथ एलिमेंट 1 पे R की वैल्यू क्या है, R1, तो म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R1 इंटू DL1 प्लस म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R2 इंटू DL2 सो ऑन अप टू म्यू नॉट I
अपॉन 2 पाई आर एन। nth जो लेंथ एलिमेंट है वहां पे फील्ड की वैल्यू ये है इंटू डी एल nth। ठीक है, देखिए सभी टर्म्स में कुछ कॉमन आ रहा है, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई कॉमन आ रहा है, आई भी कॉमन है, अंदर क्या बचा dl1 बाय r1 प्लस dl2 बाय r2, यही आ रहा है, सो ऑन अप टू dln अपॉन rn। ठीक है, अच्छा dl1 बाय r1 क्या होगा d थीटा 1, सो इट इज म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई इंटू d थीटा 1 प्लस d थीटा 2, सो ऑन अप टू d थीटा n, यही आना चाहिए d थीटा n। अब एक प्लेन में कंप्लीट प्लेन एंगल कितना होता है, इन सब का सम 2 पाई होना चाहिए, कंप्लीट प्लेन एंगल, कंप्लीट प्लेन एंगल, कंप्लीट प्लेन एंगल हाईएस्ट 360 हो सकता है, तो उसको रेडियन में हम 2 पाई लिखेंगे, सो इट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई इंटू 2 पाई। देखो 2 पाई कैंसिल आउट हो गए, तो फिर से ये फॉर्मूला प्रूव हो गया। तो किसी भी आर्बिट्ररी लूप के केस में भी प्रूव करके दिखा दिया। ठीक है, तो अब आपको याद रहेगा ये एम्पेयर सर्किटल लॉ क्या कहता है, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग एनी क्लोज लूप इज ऑलवेज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करंट फ्लोइंग थ्रू इट। दिस इज एम्पेयर सर्किटल लॉ। अब आगे चलते हैं इसकी एप्लीकेशंस पे, एम्पेयर सर्किटल लॉ को हम कैसे अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहली एप्लीकेशन मैं वही डिस्कस करने जा रहा हूं जो पिछली क्लास में जो फॉर्मूला आपको ऑलरेडी प्रूव कराया। देखिए आपको याद होगा गॉसियस लॉ को प्रूव करने के लिए हमने एक फॉर्मूला यूज किया था, E इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर, कि पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है के क्यू बाय आर स्क्वायर, और उसकी पहली एप्लीकेशन में मैंने वही फॉर्मूला प्रूव भी करवाया था। तो वैसे एम्पेयर सर्किटल लॉ को प्रूव करने के लिए हमने मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट कंडक्टर के लिए फॉर्मूला यूज किया म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। अब यही फॉर्मूला मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा यूजिंग एम्पेयर सर्किटल लॉ। तो अब हम आते हैं एप्लीकेशंस पे, एप्लीकेशन ऑफ एम्पेयर सर्किटल लॉ, इसको शॉर्टकट में एसीज लॉ बोलूंगा, एम्पेयर सर्किटल, सॉरी एसीज लॉ नहीं, सिंपली एसी लॉ, एम्पेयर सर्किटल लॉ। इसमें पहली एप्लीकेशन मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। तो एक लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड डिटरमिन करना है, कहां पे, लेट अस से एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम इट। हाँ, कल की क्लास में उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हमने a लिखा था, तो ये ऊपर वाला पार्ट रब करता हूं, फिर से वैसी ही डायग्राम बनाएंगे जैसी डायग्राम हम बना रहे थे पहले एम्पेयर सर्किटल लॉ को प्रूव करने के लिए। ठीक है, जब जब आपको एम्पेयर सर्किटल लॉ अप्लाई करना है, चूंकि एम्पेयर सर्किटल लॉ क्लोज लूप की बात करता है, तो यू हैव टू इमेजिन अ क्लोज लूप विच इज कॉल्ड एज एम्पेरियन लूप। जैसे गॉसियस लॉ को आप अप्लाई करते थे तो आप गॉसियन सरफेस चूज करते थे सबसे पहले, तो वैसे ही यहां पे वहां एक क्लोज सरफेस चूज करते थे उस चार्ज बॉडी के आसपास, जिसे हम गॉसियन सरफेस कहते थे। यहां पर हम क्लोज सरफेस नहीं बल्कि क्लोज लूप चूज करेंगे, क्लोज लूप, जिसे नाम देंगे एम्पेरियन लूप। हाँ, एम्पेरियन लूप चूज करते वक्त आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। वो क्या ध्यान रखना है, हालांकि किसी भी तरह के क्लोज लूप के लिए ये लॉ वैलिड है, लॉ इज वैलिड फॉर ऑल क्लोज लूप्स, बट आपकी कोशिश ये होनी चाहिए ऐसा लूप चुने जिसके हर एक पॉइंट पे बी की वैल्यू कांस्टेंट है। पहली टेंडेंसी ये होनी चाहिए। दूसरी टेंडेंसी, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और 90 डिग्री और 180 डिग्री, बी और डीएल के बीच में ये एंगल आने चाहिए, या थीटा या 90 या 180। ये ना भी हो तो भी एम्पेयर सर्किटल लॉ एप्लीकेबल है, ये वैलिड है, बट हमें अपना काम आसान बनाना है। तो अपना काम आसान बनाने के लिए जब हम खुद से लूप इमेजिन कर रहे हैं तो क्यों ना ऐसा लूप इमेजिन करें जिससे हमारा काम आसान हो जाए। कैसे आसान होगा, लेट्स सी। हमने एक स्ट्रेट कंडक्टर लिया आई, अब हमारा टारगेट है इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन डिटरमिन करनी। लेट अस से दिस पॉइंट इज P, मैं इस पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की वैल्यू डिटरमिन करने जा रहा हूं जो कि इस कंडक्टर से एट ए डिस्टेंस R है। क्या करेंगे, वी विल इमेजिन एन एम्पेरियन लूप। कैसा एम्पेरियन लूप, सर्कुलर एम्पेरियन लूप सेंटर्ड एट द कंडक्टर।
सर्कुलर एम्पीरियन लूप सेंटर्ड एट द कंडक्टर, एक ऐसा सर्कुलर एम्पीरियन लूप जिसका सेंटर कंडक्टर पे लाई करे एंड विद इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर, और सर्कुलर लूप का जो प्लेन है वो स्टेट कंडक्टर के परपेंडिकुलर है, ठीक है, स्टेट कंडक्टर ऐसे है, इसका प्लेन जो है वो इसके परपेंडिकुलर है, ऐसा लूप चूज किया। इसका क्या फायदा होगा, इससे एक तो b की वैल्यू कांस्टेंट होगी क्योंकि लूप के हर एक पॉइंट का डिस्टेंस बराबर होगा कंडक्टर से, दूसरा हर एक पॉइंट पे b और dl में थीटा 0 होगा या 180 हो सकता है अगर आप इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट भी ले लेते तो एनीवे यही हमारी कंडीशन थी, यही हमारी रिक्वायरमेंट्स थी। तो सबसे पहले हम डिटरमिन करेंगे क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ b डॉट dl। अभी हम लॉ यूज नहीं कर रहे, आप चाहें तो पहले स्टेप में लॉ यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट लिख के तो लेफ्ट साइड पे इंटीग्रल डिटरमिन करें, वैल्यू पुट करें, यहां पे ऐसा करो b डॉट dl अलग से डिटरमिन करो। तो b डॉट dl, b और dl में एंगल कितना बेटा 0, डायग्राम में दिख रहा है। सो cos 0 क्या होता है 1, b कांस्टेंट है हर एक पॉइंट पे, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ dl आ गया। अब क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ dl क्या होता है 2 पाई r, तो ये आ गया b इंटू 2 पाई r, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। तो एक बार ये लाइन इंटीग्रल डायरेक्टली डिटरमिन किया, दूसरी बार एम्पेयर सर्किटल लॉ अप्लाई करेंगे। फ्रॉम एम्पेयर सर्किटल लॉ वी गेट क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ b डॉट dl शुड बी इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई, यही कहता है एम्पेयर सर्किटल लॉ, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 में एम्पेयर सर्किटल लॉ है, 1 में डायरेक्टली b डॉट dl का इंटीग्रल हमने डिटरमिन किया, बस दोनों को इक्वेट करो। फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2 व्हाट डू वी गेट, देखिए जरा हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है b इंटू, इक्वेशन 1 में मिला था b इंटू 2 पाई r, ये है b डॉट dl का इंटीग्रल, और इक्वेशन 2 कह रही है कि ये म्यू नॉट इंटू आई है, दैट सिंपली मीन्स b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r। ये हमने इनफाइनाइट कंडक्टर के केस में, व्हेन पॉइंट लाइज समवेयर नियर द मिडल रीजन, ये वो वाला फॉर्मूला हमने डिराइव करके दिया यूजिंग एम्पेयर सर्किटल लॉ। देखो कितना इजी हो गया, कल जब हमने डिराइव किया था कितने वेरिएबल्स थे, फिर उनको कनेक्ट किया था, सिंगल वेरिएबल में रिड्यूस किया था, फिर जाके हम कर पाए थे, आज देखो कितना इजीली हो गया। तो एम्पेयर सर्किटल लॉ आपके काम को बहुत आसान बनाएगा, ठीक है। इसकी कुछ एप्लीकेशंस और हैं, सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड और टोरॉइड का मैग्नेटिक फील्ड, जो कि मैं अगली क्लास में आपसे डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो आज के लिए ये इतना ही है, इसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहा हूँ एनसीईआरटी के, वो क्वेश्चंस जिनमें आप लोगों को डाउट्स आ रहे थे, तो वो क्वेश्चन अभी डिस्कस करता हूँ, इसके बाद आप इसको नोट कर सकते हैं। सो पहली एप्लीकेशन हम कर चुके हैं, बाकी 2 एप्लीकेशन नेक्स्ट क्लास में, राइट। सो प्लीज नोट इट डाउन। हाँ जी बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे पहले कि मैं इस क्वेश्चन पे आऊँ, एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 24 आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, उससे पहले एम्पेयर सर्किटल लॉ की जो नेक्स्ट 2 एप्लीकेशंस हैं वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ टोरॉइड। क्या होता है सोलेनॉइड, ये है भाई सोलेनॉइड। व्हाट इज अ सोलेनॉइड, तो बेटा सोलेनॉइड इज अ कॉइल हैविंग न्यूमरस टर्न्स, एक ऐसी कॉइल जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स इतने ज्यादा हो जाएं। सोलेनॉइड इज अ कॉइल हैविंग न्यूमरस टर्न्स सो दैट इट अपीयर्स टू बी अ सिलेंडर, बाहर से देखने में ये सिलेंड्रिकल लगे, ऑफ हाइट या लेंथ मच लार्जर देन इट्स डायमीटर। मान लीजिए मैं इस तरह की एक कॉइल बनाता हूं यहां पे, ये ऐसे, तो इसको आप सोलेनॉइड नहीं कहेंगे बेटा, दिस इज जस्ट अ कॉइल, बिकॉज इसकी ये हाइट कम और डायमीटर ज्यादा है। अगर इतने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएं कि लेंथ ज्यादा हो जाए एज कंपेयर टू इट्स डायमीटर, तभी जाके इस सोलेनॉइड को हम, इस कॉइल को हम सोलेनॉइड कहेंगे। मतलब स्प्रिंग की तरह एक बहुत लंबी हेलिकल कॉइल अगर आप ले लें तो उसी को हम सोलेनॉइड कहते हैं, ठीक है। तो सोलेनॉइड के कोर के अंदर, इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन है उसकी वैल्यू क्या होती है, म्यू नॉट इंटू स्मॉल एन इंटू आई। अगर इसमें से करंट आई फ्लो कर रहा है, स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ये डायरेक्टली फॉर्मूला इसलिए दे रहा हूं ताकि आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर पाएं। नेक्स्ट 2 डेज आपकी क्लास नहीं होगी फिजिक्स की, तो अब आपकी अगली क्लास मंडे को आएगी, तो मैं इसलिए दे रहा हूं ताकि आप सारे के सारे क्वेश्चंस वहां पे कर पाएं। सिर्फ ये फॉर्मूले की डेरिवेशन रहेगी जो मैं अगली क्लास में करवाऊंगा आपको। सो मैग्नेटिक फील्ड विद इन द कोर ये होगा, लेकिन नियर द एंड्स, इसके एंड्स के पास आके ये मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा कम हो जाता है, इसकी वैल्यू एग्जैक्टली हाफ हो जाती है, इट बिकम्स हाफ म्यू नॉट एन आई,
रही बात आगे टोरॉइड की, व्हाट इज टोरॉइड? टोरॉइड भी बेटा एक सोलेनॉइड है, बट इट्स एन एंडलेस सोलेनॉइड जिसके कोई एंड्स नहीं है। मतलब एक बहुत लंबा सोलेनॉइड है, इसके दोनों एंड्स को घुमा के इसको रिंग की शेप अगर आप दे दो, सो इट्स अ सोलेनॉइड इन द शेप ऑफ अ रिंग। इट्स एन एंडलेस सोलेनॉइड इन द शेप ऑफ अ रिंग। तो इसके कोर में भी मैग्नेटिक फील्ड के लिए सेम फॉर्मूला आ जाएगा, म्यू नॉट स्मॉल एन आई। हाँ, स्मॉल एन क्या, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। और एक चीज और, अगर बीच में कोर जो है, कोर के अंदर जो मीडियम है वो एयर की बजाय कोई दूसरा मीडियम है, तो आप म्यू नॉट को म्यू आर से मल्टीप्लाई करेंगे, रिलेटिव परमिबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। तो ये फॉर्मूले आपको याद रहेंगे, सेम फॉर्मूला दोनों के लिए। हाँ, नियर द एंड्स, इसके एंड्स में हाफ हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, इसमें तो एंड्स ही नहीं है। यहाँ पे भी जीरो, यहाँ पे भी जीरो, इसके बाहर फील्ड जीरो रहेगा, जो फील्ड होगा कोर के अंदर ही कन्फाइंड होगा। तो बेटा फॉर्मूले प्रूव करेंगे नेक्स्ट क्लास में, फिलहाल आप डायरेक्टली ये फॉर्मूले याद रख सकते हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन पे। तो बेटा ये 6 केसेस थे इस क्वेश्चन नंबर 24 में। इन 6 के 6 केसेस में आपको टॉर्क एक्टिंग ऑन द कॉइल डिटरमिन करना है, न्यूमेरिकल वैल्यू भी डिटरमिन करनी है और टॉर्क की डायरेक्शन भी आप डिटरमिन करेंगे। आपको कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है, एक तो डायग्रामेटिकली इंफॉर्मेशन गिवन है कि कॉइल किस ओरिएंटेशन में है। 6 के 6 केसेस में ओरिएंटेशन अलग है, ठीक है। कॉइल की लेंथ गिवन है, इट्स अ रेक्टेंगुलर कॉइल, ब्रेड्थ गिवन है 5 सेंटीमीटर, लेंथ है 10 सेंटीमीटर। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन डायग्राम में इंडिकेटेड और न्यूमेरिकल वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड के 3000 गॉस। और सभी केसेस में कॉइल से कितना करंट फ्लो कर रहा है, 12 एम्पेयर। पहले तो ये 3000 गॉस जो है, इसको अगर मैं CGS में कन्वर्ट करूं, आपको याद होगा 1 गॉस इज इक्वल टू 10⁻⁴ टेस्ला, या 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁻⁴ गॉस। गॉस इज द CGS यूनिट, तो ये आ जाएगा 0.3 टेस्ला। तो SI सिस्टम में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, 0.3 टेस्ला। अब लेंथ ब्रेड्थ ऑफ द कॉइल गिवन है, एरिया हमें डिटरमिन करना ही पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, अभी क्लियर हो जाता है। एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ क्या है, दैट इज 10 सेंटीमीटर, तो 10 इंटू 10⁻⁻² मीटर मल्टीप्लाइड बाय 5 इंटू 10⁻⁻² मीटर। 10 इंटू 5 इज 50, 50 इंटू 10⁻⁴ मीटर। या आप इसको ऐसा कह लीजिए 5 इंटू 10⁻⁻³ मीटर स्क्वायर। मीटर नहीं बेटा, मीटर स्क्वायर होगा यहाँ पे, ठीक है। तो एरिया की वैल्यू भी आपको मिल गई, दैट इज 5 इंटू 10⁻⁻³ मीटर स्क्वायर। तो हर केस में कॉइल का एरिया सेम है, इट्स अ रेक्टेंगुलर कॉइल, राइट। अब बेटा टारगेट है टॉर्क डिटरमिन करना। तो देखिए जरा टॉर्क के लिए आपके पास क्या क्या फॉर्मूले थे। एक फॉर्मूला है बेटा, टॉर्क वेक्टर इज m वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। m क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। अगर आपको इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट मिल जाती है, एवरी करंट कैरिंग कॉइल इज एन इलेक्ट्रिक डायपोल, सॉरी इलेक्ट्रिक कह रहा हूं गलती से, मैग्नेटिक डायपोल। एवरी करंट कैरिंग कॉइल बिहेव एज अ मैग्नेटिक डायपोल। और इसकी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के लिए भी आपको एक फॉर्मूला दिया था, m वेक्टर इज इक्वल टू NIA वेक्टर। न्यूमेरिकली ये NIA होगा, खैर यहाँ पे तो नंबर ऑफ टर्न्स 1 ही है, तो n की वैल्यू 1 ही रहेगी, तो आपके लिए फॉर्मूला हो जाएगा I इंटू A जस्ट। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होती है नॉर्मल टू एरिया। अब किसी भी प्लेन के नॉर्मल अगर आप डायरेक्शन ले रहे हैं, जैसे एरिया, तो ये भी हो सकती है, ये भी। वो कैसे पता चलेगा, उसके लिए आप राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे। कॉइल में देखिए करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो अपवर्ड, अगर क्लॉकवाइज है तो डाउनवर्ड। ये पिछले वीडियोस में भी डिस्कस कर चुका हूं काफी बार मैं। तो अगर आपको मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट मिल जाए, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपको डायरेक्टली पता है, तो आप टॉर्क हर केस में बहुत इजीली डिटरमिन कर सकते हैं ये फॉर्मूला यूज करके, m क्रॉस b। दूसरा, मैंने आपको डायरेक्टली मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से पहले हमने ये फॉर्मूले प्रूव किए थे वहां पे। टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रेक्टेंगुलर कॉइल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज NIAB cos थीटा, या फिर NIAB sin अल्फा। इन दोनों केसेस में थीटा क्या है और अल्फा क्या है। थीटा है एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ द कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड, प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। और अल्फा क्या है, नॉर्मल टू प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड ऐसा कहिए, या एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। ये वही m वेक्टर वाला डायरेक्शन एरिया वेक्टर की वही होगी जो m वेक्टर की है। वैसे भी m क्रॉस b, m क्या होगा NIA क्रॉस b, इन दोनों में एंगल अल्फा है, तो ये आ जाएगा NIAB sin अल्फा। दूसरा फॉर्मूला ये है।
अगर आप ये फॉर्मूला यूज करते हैं तो यहां से आपको न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगी टॉर्क की, डायरेक्शन पता नहीं चलेगी। डायरेक्शन के लिए लॉजिक आपको खुद अप्लाई करना पड़ेगा। इस फॉर्मूले में तो डायरेक्शन ऑलरेडी इंक्लूडेड है, मैंने वेक्टर फॉर्म में ये फॉर्मूला लिखा है, टाउ वेक्टर इज इक्वल टू एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अगर आपको एम और बी दोनों की डायरेक्शन पता है तो एम क्रॉस बी की डायरेक्शन आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग एम एंड बी गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल, ये वेक्टर्स का बेसिक कंसेप्ट है। लेकिन अगर आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो आपको टॉर्क की न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगी, डायरेक्शन नहीं मिलेगी। फिर डायरेक्शन के लिए लॉजिक आपको खुद लगाना है। डायरेक्शन के लिए लॉजिक क्या है, आपको याद होगा 11th में भी बार बार बताया, रोटेशनल मोशन में जितने भी वेक्टर से आप डील करते हैं, ऑल वेक्टर्स आर एक्सियल वेक्टर्स, दे एक्ट अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर बॉडी एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व कर रही है तो अपवर्ड, अगर क्लॉकवाइज रिवॉल्व कर रही है तो डाउनवर्ड। अगेन यहां पे राइट हैंड थंब रूल, फिंगर्स को कर्ल कीजिए इन द सेंस ऑफ रोटेशन, थंब विल पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एक्सियल वेक्टर। कौन कौन से वेक्टर्स एक्सियल होते हैं? थीटा वेक्टर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क वेक्टर, दीज आर एक्सियल वेक्टर्स। तो अगर आपको सेंस ऑफ रोटेशन पता चल जाए तो वहां से भी आप टॉर्क वेक्टर की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। टॉर्क एक्ट करेगा अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। मान लीजिए एक दरवाजा है, आपने पुश किया, दरवाजा ऐसे खुल गया, तो जैसे आपने यहां से पुश किया, दरवाजा इधर खुला, तो ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, जिस हिंज के अबाउट ये रोटेट कर रहे हैं। अब इसी के अलोंग पक्की बात है टॉर्क वेक्टर की डायरेक्शन होगी और बाकी सभी की भी, बट अपवर्ड की डाउनवर्ड, उसके लिए राइट हैंड थंब रूल लगाओ। दरवाजा इधर मूव कर रहा है, फिंगर्स को ऐसे कर्ल करो अपवर्ड। अगर मैं यहां से पुश करूं, दरवाजा इधर आ जाए, तो इसी की डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस तो होगी, बट क्या होगी? डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो अगर आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे, मैग्नीट्यूड मिल जाएगा, डायरेक्शन का अंदाजा डायरेक्ट लगाइए, अदरवाइज एम क्रॉस बी लगाइए, दोनों में से कुछ भी लगाएंगे तो आपको टॉर्क की वैल्यू मिल सकती है। तो चलिए, अगर सबसे पहले हमें ये फॉर्मूला यूज करना है एम क्रॉस बी, तो क्यों ना हम एम वेक्टर की वैल्यू डिटरमिन करके यहां रखें। सो व्हाट शुड बी एम वेक्टर इक्वल टू, दैट इज आई इंटू एरिया वेक्टर, आई इंटू एरिया वेक्टर। सबसे पहले न्यूमेरिकल वैल्यू इसकी ले लेते हैं। करंट कितना है? 12 एम्पियर, और एरिया कितना है? 5 इंटू 10 टू द पावर -3। सो 12 5 आर 60, 60 इंटू 10 टू द पावर -3 मतलब 6 इंटू 10 टू द पावर -2। यूनिट क्या होगी? उस वीडियो में पूछा था और आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने आंसर किया था, एम्पेयर मीटर स्क्वायर। सो एम की वैल्यू आ गई 6 इंटू 10 टू द पावर -2 एम्पेयर मीटर स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ गया आपके पास मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ दिस कॉइल, न्यूमेरिकल वैल्यू। और ये हर केस में सेम होगी, क्योंकि हर केस में लेंथ ब्रेड सेम है, सिर्फ कॉइल की ओरिएंटेशन बदल रही है, करंट सेम है। तो डायपोल मोमेंट मिल चुकी है आपको। ठीक है, चलिए अब फटाफट क्विकली टॉर्क डिटरमिन करते हैं। अब मैं आता हूं पार्ट ए में। तो बेटा पार्ट ए में अगर हमें टॉर्क डिटरमिन करना है, हम फॉर्मूला यूज करें एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, अब ध्यान देना, m वेक्टर की न्यूमेरिकल वैल्यू तो 6 इंटू 10 टू द पावर -2 है ना, बट डायरेक्शन क्या है? क्या बोला था? एरिया वेक्टर वाली डायरेक्शन, इस एरिया के परपेंडिकुलर। प्लेन का एरिया कहां है? XY में, तो XY के परपेंडिकुलर कौन सी डायरेक्शन होगी? Z। पॉजिटिव Z की नेगेटिव Z। राइट हैंड थंब रूल लगाया, पता चला पॉजिटिव Z, तो मतलब इसके साथ हम क्या लगाएंगे? K कैप। क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड कितना? 0.3 टेस्ला। अब मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में? ये सभी केसेस में वाई डायरेक्शन में, तो इसके साथ हर बार यूनिट वेक्टर कौन सा लगेगा? जे कैप। इनको आप मल्टीप्लाई करो, 6 इंटू 0.3 इज 1.8 इंटू 10 टू द पावर -2। के क्रॉस जे इज माइनस आई कैप, तो यानी कि इट इज -1.8 इंटू 10 टू द पावर -2। आई कैप यूनिट होगी न्यूटन मीटर, टॉर्क की यूनिट होती ही न्यूटन मीटर है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू भी मिल गई और डायरेक्शन भी मिल गई, इजंट इट? हाँ, सभी केसेस में ये भी पूछा गया नेट फोर्स, तो बेटा नेट फोर्स हमेशा 0 होती है। ये आपने देखा था जब हमने प्रूव किया था, ये फोर्सेस भी इक्विवेलेंट ऑपोजिट थी और साइड्स वाली भी। हाँ, दो फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन अलग थी, इसलिए टॉर्क एक्ट कर रहा था। और एक चीज और हमने डिस्कस की थी, जिस ओरिएंटेशन में फ्लक्स 0 है, टॉर्क हाईएस्ट होगा NIAB। फ्लक्स 0 कब होगा? जब फील्ड लाइंस पैरेलल टू प्लेन पास करें, और अगर फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर टू प्लेन पास कर रही हैं, फ्लक्स तो हाईएस्ट है, रिलेट करवा रहा हूं, फ्लक्स है, बट उस सिचुएशन में टॉर्क 0 होता है। ठीक है, तो चलिए, तो फर्स्ट केस तो आपको क्लियर हो गया होगा।
अदरवाइज अगर आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करते NIAB cos थीटा, तो यहां थीटा 0 होता, प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। अगर NIAB sin अल्फा यूज करते तो अल्फा एरिया वेक्टर के साथ एंगल होता है, नॉर्मल टू प्लेन के साथ, तो वहां 90 आ जाता। फिर से न्यूमेरिकल वैल्यू सेम आती, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स 1 है, बाकी IA ये है और B, न्यूमेरिकल वैल्यू सेम आती। हाँ, अब डायरेक्शन का अंदाजा कैसे लगाते हैं, तो बेटा विजुअलाइज करो ये कॉइल किस सेंस में रोटेट करनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये विजुअलाइजेशन इंपॉर्टेंट है बेटा फिजिक्स में। अब आप सोचो कि इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं सर इस क्वेश्चन पे, मैं इसलिए लगा रहा हूं, आपको विजुअलाइज इमेजिन करवाना चाहता हूं। उससे क्या होगा, उससे जो कंसेप्ट अंदर ऑलरेडी घुस चुके हैं जबरदस्ती, वो अपने आप ग्रो करना शुरू हो जाएंगे। अगले 2 महीने 6 महीने में वो डिफरेंशिएट होंगे, कंसेप्ट स्ट्रांग हो जाएंगे अपने आप। बस आपने एक क्वेश्चन पे काम करना है, आपने इमेजिन करनी है सिचुएशन, आपके कंसेप्ट स्ट्रेंथन हो जाएंगे, बाकी सारे भी। ठीक है, तो चलिए जरा, मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड है, तो इन सभी आर्म्स पे फोर्स कहां एक्ट करेगी, जरा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज करते हैं। तो ये नीचे वाली ब्रांच पे फोर्स कहां एक्ट कर रही है, इधर फील्ड अपवर्ड, ये करंट। अच्छा, इस पे देखें, सॉरी, फील्ड उधर है, फील्ड अपवर्ड्स है और करंट भी अपवर्ड्स है, दोनों के बीच में थीटा 0 हो गया, इस पे कोई फोर्स ही नहीं एक्ट करेगी। इस आर्म पे देखें, फील्ड ऊपर है, करंट नीचे है, दोनों में थीटा 180 है, ILB साइन थीटा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, साइन 0 भी 0, साइन 180 भी 0, तो ना इस पे कोई फोर्स एक्ट करेगी ना इस पे कोई फोर्स एक्ट करेगी। इस पे फोर्स एक्ट करेगी कहां, आउटवर्ड्स, और ऊपर वाले में देखें वहां करंट इधर है, तो उस पे फोर्स एक्ट करेगी इनवर्ड। तो इस ब्रांच पे आउटवर्ड्स और इस पे इनवर्ड, इन दोनों पे नेट फोर्स 0 है, नेट क्या, इंडिविजुअल फोर्सेस भी 0 है। तो जब इस पे बाहर फोर्स एक्ट कर रही है, इस पे अंदर, तो ये ऐसे रोटेट करना चाहिए कि नहीं। ठीक है, इसको इमेजिन करो, ये रोटेट कैसे करेगा, ऐसे। जब ऐसे रोटेट कर रहा है तो उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां से पास करेगा, एक्स एक्सिस से, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा ना एक्सिस ऑफ रोटेशन, ऐसे रोटेट कर रही है कॉइल। तो टॉर्क वेक्टर न्यूमेरिकली तो मिल जाएगी वैल्यू इस फॉर्मूले से भी। अब उसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, सेंस ऑफ रोटेशन को देखिए बेटा, अगर मैं इसकी सेंस ऑफ रोटेशन को देखूं इस तरह से, तो उसमें राइट एंड थंब रूल लगाएंगे along द एक्सिस, बट ये डायरेक्शन होनी चाहिए, मतलब नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। वैसे भी यहाँ माइनस साइन आ रहा है, तो माइनस आई क्या इंडिकेट कर रहा था कि टॉर्क वेक्टर किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग, राइट। और नेट फोर्स फिर से 0 है, बिकॉज जितनी फोर्स इस पे एक्ट करेगी इतनी इस पे एक्ट करेगी, इस पे इनवर्ड है, इस पे आउटवर्ड है, सारी फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट है, सो नो ट्रांसलेटरी फोर्स एक्स। ये वैसे भी हम पढ़ते आ रहे हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल को यूनिफॉर्म फील्ड में रखो या मैग्नेटिक डायपोल को यूनिफॉर्म फील्ड में रखो, नेट फोर्स तो 0 होनी ही है। सो क्वेश्चन में नेट फोर्स भी पूछी गया, तो हर पार्ट में नेट फोर्स 0 है। तो फर्स्ट पार्ट क्लियर हुआ बेटा। हाँ, कहीं सोच रहे होंगे सर ने फर्स्ट पार्ट पे इतना टाइम लगाया, बेटा बाकी पार्ट्स पे टाइम नहीं लगा, सेकंड पार्ट बिल्कुल इसी की तरह है, डिट्टो सेम है। ठीक है, पहले कॉइल की लेंथ वाई एक्सिस के लॉन्ग थी, ब्रेड्थ एक्स के लॉन्ग थी, अब उल्टा हो गया, लेंथ एक्स के लॉन्ग और ब्रेड्थ वाई के लॉन्ग, बट कोई फर्क नहीं पड़ा। क्या कॉइल का एरिया बदला, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन फिर से एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन वही रहेगी जो पहले हम डिस्कस कर रहे थे, के कैप। मैग्नेटिक फील्ड अब भी वही है, उसी डायरेक्शन में, सब कुछ सेम है, एम सेम है, बी सेम है, तो टॉर्क भी सेम होना चाहिए। तो सेकेंड पार्ट का आंसर भी बिल्कुल सेम आएगा। वैसे ही अगर ये फॉर्मूला लगा के भी टॉर्क डिटरमिन करते हैं तो भी सेम आएगा, और अब भी सेंस ऑफ रोटेशन इसकी ये होगी। ठीक है, अब लेंथ इधर है तो अब ऐसे रोटेट करेगी, एज ए रिजल्ट अगेन टॉर्क कहां एक्ट करेगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग, राइट। अब आते हैं बेटा सी पार्ट पे। तो सी पार्ट में टॉर्क कितना होना चाहिए। अब यहां चेंज क्या हुआ बेटा, यहां एम वेक्टर की डायरेक्शन बदल गई, डायपोल मोमेंट तो उतनी होगी, न्यूमेरिकली तो वही होगी, I × A, 6 × 10⁻, तो यहां पर जब हम m क्रॉस b करेंगे तो जो m की वैल्यू है, m की वैल्यू 6 × 10⁻⁻2 न्यूमेरिकली तो ये है, बट अब एरिया वेक्टर कहां एक्ट कर रहा है, एरिया के परपेंडिकुलर x डायरेक्शन में, इधर भी हो सकता था इधर भी, बट राइट हैंड थंब रूल, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, नेगेटिव x के अलोंग, बिकॉज करंट यहां से देखोगे पॉजिटिव साइड से तो क्लॉकवाइज है। एरिया वेक्टर और डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू प्लेन होगी गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल लगाइए, फिंगर्स को कर्ल कीजिए करंट के डायरेक्शन में, तो इसके साथ आ जाएगा -i कैप क्रॉस b इज 0.3 और b की डायरेक्शन तो वही है j। जब आप इसको सॉल्व करोगे न्यूमेरिकल वैल्यू सेम आ जाएगी, 1.8 × 10⁻⁻2 न्यूटन मीटर
हाँ डायरेक्शन अब है आई क्रॉस जे तो बेटा के होता है, बट माइनस आई क्रॉस जे क्या होगा, माइनस के कैप। सो माइनस के कैप आने का मतलब अब टॉर्क वेक्टर किस डायरेक्शन के अलोंग एक्ट कर रहा है, नेगेटिव जेड एक्सिस के अलोंग, नेगेटिव जेड एक्सिस के अलोंग। समझ आई? आपको याद होगा ना ये चीज, तो मेरे ख्याल से सबको याद होनी चाहिए। आई जे के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चले तो आई क्रॉस जे इज के, जे क्रॉस के इज आई, के क्रॉस आई इज जे। अगर कहीं पे उल्टा चलते हैं तो फिर माइनस साइन आ जाता है, किन्हीं दो का क्रॉस तीसरा आएगा। क्लॉकवाइज चलेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे तो पॉजिटिव साइन, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो नेगेटिव साइन के साथ। ठीक है, तो यहां से क्लियर हो गया। टॉर्क फिर से उतना है, डायरेक्शन अलोंग नेगेटिव जेड एक्सिस। इसकी सेंस ऑफ रोटेशन को देखो बेटा, ये जेड एक्सिस आउटवर्ड्स है। अब बोर्ड में ऐसे शो करना, ये आउटवर्ड है, एक्स यहां है, वाई अपवर्ड है, तो जेड आउटवर्ड्स है, ये है जेड एक्सिस। अब इसके चारों आर्म्स पे देखो, इन दोनों आर्म्स पे फोर्स फिर से जीरो होगी। इसमें थीटा 180 है मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच में, इसमें थीटा 0 है मैग्नेटिक फील्ड, तो इन दोनों पे फोर्स अब भी 0 है। जो फोर्स है इन पे है, तो देखो ऊपर वाले मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, इस पे फोर्स कहां एक्ट करनी चाहिए, करंट इनवर्ड्स है तो इधर को, इस आर्म पे फोर्स इधर एक्ट करेगी और इस पे इधर एक्ट करेगी। मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड, करंट आउटवर्ड्स, तो यहां एज ए रिजल्ट ये कॉइल ऐसे रोटेट करेगी। अब ये कॉइल ऐसे, जब ऐसे रोटेट कर रही है तो वही राइट हैंड थंब रूल लगाओ सेंस ऑफ रोटेशन पे, तो इसके टॉर्क वेक्टर की डायरेक्शन इनवर्ड्स होनी चाहिए। इनवर्ड मतलब नेगेटिव जेड एक्सिस, तो वैसे भी आप डिटरमाइन कर पाएंगे। ओके, डी पार्ट पे बाद में आते हैं। सबसे पहले ई और एफ की बात कर लेते हैं। ई और एफ दोनों पार्ट्स में बेटा टॉर्क 0 होगा, टॉ इज 0, इसमें भी जीरो। क्या लॉजिक लगा रहा हूं, याद करो बताया था, जब फ्लक्स हाईएस्ट होगा, जब प्लेन परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक फील्ड के, तो मैग्नेटिक फील्ड वाई के अलोंग है, प्लेन है एक्स जेड, तो ये परपेंडिकुलर है, यहां पे भी सिर्फ करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो इन दोनों केसेस में टॉर्क 0 ही होगा। अदरवाइज अगर आप लिखें टॉ वेक्टर इज एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो m अब फिर से 6 × 10⁻⁻², b फिर से 0.3, ये तो j कैप रहेगा। अब m वेक्टर की डायरेक्शन देखो, परपेंडिकुलर टू प्लेन, तो y वाली डायरेक्शन है मतलब j कैप, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में देखो अपवर्ड आएगी डायरेक्शन, सो j कैप। तो j क्रॉस j क्या होता है, 0। किसी वेक्टर का अपने आप के साथ क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा 0 होता है, क्योंकि उसका अपने आप के साथ एंगल 0 होगा, तो साइन 0 0 होता है। a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड है ab साइन थीटा, तो साइन 0 होने से 0। वैसे यहां पे आ जाए बेटा, तो यहां पे भी टॉर्क 0 है। फर्क ये है कि यहां पर m वेक्टर जो है वो नेगेटिव y के अलोंग है। m वेक्टर की वैल्यू 6 × 10⁻⁻² माइनस j कैप एम्पेयर मीटर स्क्वायर आ रही है। ठीक है, तो प्लस j क्रॉस j करोगे या माइनस j क्रॉस j, b तो वही रहेगा जो है हर केस में, b की वैल्यू नहीं बदल रही, तो यहां पे भी टॉर्क कितना आएगा, 0। ठीक है, अब बचा सिर्फ और सिर्फ एक केस, दैट इज पार्ट डी। बाकी सभी केसेस में कहीं पे कॉइल XY प्लेन में थी, कहीं YZ प्लेन में है, यहाँ XZ प्लेन में इन दोनों में, यहाँ YZ प्लेन में, इन दोनों में XY प्लेन में थी। बट अब किसी एक, ना XY ना YZ ना ZX, किसी एक प्लेन में नहीं है कॉइल, ये कुछ इस तरह से इंक्लाइंड है। इसका प्लेन जो है वो X एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है 30 डिग्री, इसका प्लेन X एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है 30 डिग्री। बट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आप इमेजिन करो, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये z एक्सिस, पहले ये कॉइल ऐसे थी, अब इसको थोड़ा रोटेट करके हम ऐसे ले आए। एनीवे कॉइल ऐसे हो या रोटेट करके ऐसे ले आओ, बस थोड़ा 30 डिग्री रोटेट किया है, इसके रिस्पेक्ट में इसको 30 डिग्री हमने रोटेट किया। ठीक है, अब भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल टू प्लेन ऑफ कॉइल ही पास कर रही थी पहले भी और अब भी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो वर्टिकली अपवर्ड है, तो कॉइल का प्लेन तो वर्टिकल है ही, तो थीटा 0 ही होगा। जब थीटा 0 होगा तो अल्फा 90 ही होगा। जब अल्फा 90 होगा तो टॉर्क की न्यूमेरिकल वैल्यू अगेन सेम आएगी, जो कि पार्ट नंबर 1 में भी हमने कैलकुलेट की, 2 में भी सेम थी और सी पार्ट में भी, मतलब ए बी और सी तीनों में सेम थी। न्यूमेरिकल वैल्यू टॉर्क की इसमें भी सेम आएगी। बट अब रही बात डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन कैसे डिटरमिन करें, तो बेटा इमेजिन करने की कोशिश करो। अगेन इस आर्म के साथ मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, करंट नीचे, थीटा 180, मैग्नेटिक फोर्स ILB साइन थीटा, साइन 180 0, ये मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, करंट भी ऊपर, तो थीटा 0। तो इन दोनों आर्म्स पे कोई फोर्स ही नहीं एक्ट कर रही, मैग्नेटिक फोर्स ही नहीं एक्ट कर रही।
और ये सभी केसेस में ऐसा ही हमने देखा सिवाय इसके, इसमें तो नेट टॉर्क ही 0 था, फोर्स सब में थी, इसमें टॉर्क 0 था। अब यहां पे अगर आप फिर से वही लॉजिक लगाओ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, तो देखिए बेटा फील्ड अपवर्ड है, करंट कॉइल ऐसे ना होकर थोड़ी सी ऐसे है, तो ये करंट जा रहा है इधर, तो ऐसे में अगर लॉजिक लगाऊं तो इस आर्म पे फोर्स एक्ट करनी चाहिए कहीं इस डायरेक्शन में, और वैसे ही इस पे एक्ट करेगी इधर, तो मतलब ये कॉइल ऐसे रोटेट करेगी। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से देखिए इस ब्रांच पे और इस ब्रांच पे फोर्स, तो ये ऐसे रोटेट करेगी। जब ऐसे रोटेट करेगी तो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलॉन्ग होना चाहिए टॉर्क वेक्टर। टॉर्क वेक्टर कहां एक्ट करेगा? एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलॉन्ग। तो जब टॉर्क एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलॉन्ग एक्ट करेगा तो एक्सिस की डायरेक्शन कौन सी है? तो देखो बेटा जब ये कॉइल रोटेट करेगी तो ये इस एक्सिस के अबाउट करेगी, ऐसे इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब ये एक्सिस इस एज के पैरेलल है ना, तो इस एज की डायरेक्शन अगर आपको मिल गई तो इस एक्सिस की डायरेक्शन अपने आप मिल गई। सबसे पहले ये रोटेट इधर कर रही है तो मतलब इधर को इसकी डायरेक्शन होनी चाहिए। सो टॉर्क वेक्टर की डायरेक्शन ये होगी और यहां इसके पैरेलल ड्रॉ करूं तो ये डायरेक्शन होगी। अब इस डायरेक्शन को हम कैसे इंडिकेट करें? देखो ये लाइन यहां एंगल 30 डिग्री बना रही है ये कहां? एक्स वाई प्लेन में, तो ये कंप्लीट एंगल कितना होगा? 180 डिग्री। तो 180 में से 30 माइनस कर दो, 150 डिग्री। तो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो ये एंगल कितना बन रहा है? 150 डिग्री। कितना एंगल आ रहा है? 150 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो अगर मैं नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से देखूं तो आपको क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा इसकी तरफ, तो ये एंगल कितना होगा? तो बेटा ये, हाँ, तो ये एंगल 30 डिग्री होगा, 30 डिग्री क्लॉकवाइज, 30 डिग्री क्लॉकवाइज फ्रॉम नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। और एक गड़बड़ शायद मेरे से हो चुकी है यहाँ पे, जो बुक में मेरे ख्याल से एक्स वाई एंड जेड एक्सिस कुछ अलग गिवन है और मैंने अलग ले ली। वहाँ पे एक्स यहाँ पे है, वाई यहाँ पे और जेड यहाँ पे। चलो अच्छा हो गया। अब क्या होगा, ये आंसर वहाँ बिल्कुल एज सच नहीं आएंगे, आई कैप की जगह कुछ और आएगा। तो ये सारे आंसर्स अब आप दोबारा से डिटर्मिन करें, ठीक है, आप नए सिरे से डिटर्मिन करें, क्योंकि वहाँ पे z की जगह x है, x की जगह y है और यहाँ पे z एक्सिस है। तो b के साथ k कैप आएगा, बस यूनिट वेक्टर्स बदलने हैं। वहाँ पे अगर पॉजिटिव x डायरेक्शन ये है तो मैंने ये क्या बताया कि x डायरेक्शन से अगर मेरी x ये थी तो यहाँ से 150 गए हैं तो इन दोनों में एंगल 90 होगा ना। तो अगर x एक्सिस यहाँ पे होता तो आपका आंसर आ जाएगा 150 प्लस 90। वहाँ पे बुक में आंसर होगा शायद 240 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज सेंस में अगर हम चलेंगे पॉजिटिव एक्स से, क्योंकि वहाँ x एक्सिस यहाँ पे है, ठीक है। तो चलिए लॉजिक अगर आपको समझ आया तो अब आप वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो स्टिल अगर कोई डाउट रहता तो बेटा पूछ सकते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 24, राइट। हाँ जी बेटा आगे बढ़ते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें हेल्महोल्ट्ज कॉइल्स का कंसेप्ट गिवन है। 16 क्वेश्चन में दो पार्ट्स हैं बेटा। पहले पार्ट में आपको ये फॉर्मूला प्रूव करना है मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ अ करंट कैरिंग कॉइल के लिए, जो ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं, ठीक है। पिछली क्लास में वो हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। एट द एक्सिस ऑफ अ कॉइल ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है, और इसी को बताना आपने कि ये रिड्यूस कर जाएगा फॉर अ फैमिलियर रिजल्ट टू डिटरमिन मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ कॉइल। देखिए बेटा सेंटर पे आएंगे तो ये जो x डिस्टेंस है ये क्या है? ये अगर हमारी कॉइल है, इसका रेडियस r है, तो x इज द डिस्टेंस ऑन द एक्सिस। तो अगर आप सेंटर पे आ जाओगे तो x की वैल्यू 0 हो जाएगी, यहाँ 0 वैल्यू पुट करो तो r स्क्वायर टू द पावर 3/2 क्या आ जाएगा? r क्यूब। तो r स्क्वायर अपॉन r क्यूब इज जस्ट r, डिनोमिनेटर में r आएगा तो म्यू नॉट ni अपॉन 2r। यही तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला था एट द सेंटर ऑफ कॉइल। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट, पार्ट ए। अब हम पार्ट बी पे चलते हैं। पार्ट बी में एक कंसेप्ट दिया गया, देयर आर टू कोएक्सियल कॉइल्स हैविंग इक्वल नंबर ऑफ टर्न्स कैरिंग इक्वल, और कोएक्सियल भी हैं और आइडेंटिकल भी हैं। these are टू कोएक्सियल आइडेंटिकल कॉइल्स, नंबर ऑफ टर्न्स भी सेम, रेडियाई भी सेम और इनका एक्सिस सेम है, कॉन्सेंट्रिक नहीं है, सेंटर अलग अलग है। एक का सेंटर ए है, दूसरी का सेंटर बी, बट कोएक्सियल है, दोनों का एक्सिस कॉमन है, ये इनका कॉमन एक्सिस है, ठीक है। अब क्वेश्चन में आपसे ये कहा गया प्रूव करने के लिए कि ये जो, और इन दोनों के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस भी कितना r,
इन दोनों के रेडियाई भी आर है, इन दोनों के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस भी आर है। तो ये जो लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स है, इसके मिड पॉइंट के आसपास थोड़ा सा ऊपर और थोड़ा सा नीचे इस रीजन के अंदर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा जिसकी वैल्यू ये होगी। इनफैक्ट ये हेल्महोल्ट्ज कॉइल हम कंसेप्ट यूज करते हैं कहीं पे अगर हमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करना पड़ता है किसी स्पेस के अंदर, तो हम ये यूज करते हैं। वैसे हम हॉर्सशू मैग्नेट भी यूज कर सकते हैं, बट जहां हम मैग्नेटिक फील्ड को अपनी मर्जी से कंट्रोल करना चाहें, बढ़ाना चाहें या कम करना चाहें, तो हम हेल्महोल्ट्ज कॉइल्स यूज करते हैं। देखिए फॉर्मूला ये आ रहा है, आई की वैल्यू बदलेंगे, करंट बदलेंगे तो फील्ड की वैल्यू बदलेगी। तो आपको प्रूव करना है सी पे नहीं, सी से थोड़ा सा डिस्टेंस ऊपर, थोड़ा सा डिस्टेंस नीचे। कितना डिस्टेंस ऊपर नीचे? अ डिस्टेंस विच इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू आर, कि मैग्नेटिक फील्ड यहां पे सेम होगा इतने से रीजन के अंदर, और वो कितना होगा इसके इक्वल होगा, ये आपको यहां पे प्रूव करना है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा ऊपर या थोड़ा सा नीचे कोई एक पॉइंट कंसीडर करता हूं। लेट अस से ये एक पॉइंट है डी, कैपिटल डी। इसका डिस्टेंस स्मॉल डी से कुछ भी ले लो, मान लीजिए मैं इसके डिस्टेंस को एक्स तो नहीं यूज करूंगा बिकॉज एक्स हम डिस्टेंस ऑन द एक्सिस ले रहे हैं, तो चलिए हाँ एक्स ले सकते हैं इसको। लेट अस से दिस डिस्टेंस इज एक्स। तो एक्स डिस्टेंस ऊपर आ जाए या एक्स डिस्टेंस नीचे आ जाए, हमें प्रूव करना है कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेम होगी थ्रू द रीजन। अब यहां पे हम किस तरह से करेंगे देखते हैं। कुछ बच्चों ने बेटा प्रूव किया, उन्होंने बिल्कुल सेंटर पे प्रूव किया। बिल्कुल सेंटर पे तो ये आ ही जाता नो डाउट्स, बट हमें प्रूव करना है सेंटर से थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे भी मैग्नेटिक फील्ड सेम होना चाहिए। ठीक है, ये आ गई कॉइल 1, ये आ गया कॉइल 2। सबसे पहले तो ये देखिए कॉइल 1 का फील्ड अपवर्ड एक्ट करेगा, कहां पे? ऊपर भी और नीचे भी, थ्रू आउट द एक्सिस। कॉइल 2 का फील्ड राइट हैंड थंब रूल से अपवर्ड ही एक्ट करेगा अलोंग द एक्सिस, यहां पे भी और यहां पे भी। एनीवे बीच के रीजन में दोनों का फील्ड अपवर्ड एक्ट कर रहा, तो दोनों के फील्ड न्यूमेरिकली एड अप हो जाने चाहिए। तो दोनों के फील्ड अलग अलग से डिटरमिन करते हैं। सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कॉइल 1, सेम फॉर्मूला हम यूज करेंगे। सो म्यू नॉट आ गया, यहां पे नंबर ऑफ टर्न सेम है, आई सेम है, अपॉन 2 टाइम्स। अब रेडियाई भी दोनों के सेम है, आर स्क्वायर अपॉन, अब यहां देखना बेटा आर स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्स। वहां पे एक्स क्या था? कॉइल के सेंटर से उस पॉइंट का डिस्टेंस ऑन द एक्सिस। तो कॉइल 1 के सेंटर से ए से इस पॉइंट डी का डिस्टेंस देखो, टोटल डिस्टेंस कितना? r/2। तो ये डिस्टेंस कितना होगा? ये r/2 माइनस डी होगा कि नहीं? और वैसे कॉइल बी के सेंटर से पॉइंट डी का डिस्टेंस क्या होगा? r/2 प्लस डी। ठीक है, सॉरी डी नहीं, हम x ले रहे हैं। हाँ तो बेटा देखिए कॉइल 1 के सेंटर से a से इसका डिस्टेंस क्या है? r/2 माइनस एक्स, और यहां पे ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? r/2 प्लस एक्स। तो x ये है पूरा का पूरा, इसके लिए x ये है और इसके लिए x ये है। तो चलिए यहां पे वैल्यू आ जाएगी r/2 प्लस, सॉरी कॉइल 1 का केस ले रहे हैं, r/2 माइनस एक्स होल स्क्वायर होल टू द पावर 3/2, राइट? हाँ जी बेटा, यहां देखिए थोड़ा लंबा हो रहा था, तो मुझे पता आप लंबे वीडियो देखने में आपको परेशानी होती है, तो इसलिए मैंने वो का पार्ट एडिट करके काट दिया। मैं डायरेक्ट आपको यहाँ कैलकुलेशन सिखा रहा हूँ। यहाँ तक तो आपको समझ आ गया था, यही फॉर्मूला यूज किया। इस कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड ढूंढ रहे हैं, इसके एक्सिस पे एक पॉइंट डी पे, तो इसका डिस्टेंस सेंटर से कितना है? r/2 माइनस एक्स। तो यही वाला फॉर्मूले में x की जगह मैंने r/2 माइनस एक्स पुट किया। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व कैसे किया? सॉल्व करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं सबके। तो यहाँ देखिए बेटा, मैंने आर स्क्वायर को बाहर निकाला यहाँ से, तो पहली टर्म से आर स्क्वायर आ गया ये बाहर, लेकिन जब बाहर आएगा तो होल पावर 3/2 है, तो आर स्क्वायर टू द पावर 3/2। लेकिन कॉमन लिया तो इसका मतलब यहां से नहीं बल्कि यहां से भी तो निकाला होगा। अब यहां से सिंपली आर बाहर निकालूंगा क्योंकि ऑलरेडी बाहर स्क्वायर लगा हुआ, तो इन दोनों में से क्या बाहर निकालना है मुझे? आर। जैसे इस ब्रैकेट से बाहर आर आएगा वो अपने आप आर स्क्वायर बन जाएगा क्योंकि यहाँ स्क्वायर है। फिर यहाँ पे आर स्क्वायर और ये आर स्क्वायर, इनको उठा के मैं बाहर ले आया कॉमन, लेकिन जब बाहर आया तो होल पावर 3/2 बेस के साथ चल रही है, तो आर स्क्वायर टू द पावर 3/2 बाहर आ गया। अंदर क्या बचा? इस आर स्क्वायर में से बचा 1। अब यहाँ से आर बाहर निकाला मैंने, तो ये बचा 1/2। अब इस टर्म में आर था ही नहीं, तो इसको डिवाइड बाय आर करना पड़ेगा मुझे। तो अंदर आ गया 1/2 माइनस एक्स बाय आर होल स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको मैंने a माइनस बी, बाकी ये सच है, देखो ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो गए, तो न्यूमरेटर में आर स्क्वायर, नीचे आर का क्यूब, तो आर स्क्वायर से आप क्यूब को कैंसिल आउट करो तो जस्ट आ गया म्यू नॉट ni/2r, ये आ गया बाहर। यहाँ डिनोमिनेटर में 1 प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर
प्लस बी का स्क्वायर एक्स बाय आर का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी 2 इंटू 1/2 इंटू एक्स बाय आर, तो वो यही आ जाएगा। ऐसा नो क्लियर हुआ है? ओके 1 + 1/4 बाकी ये ऐसा चल रहा है इस 5/4। अब इस टर्म को हमने नेग्लेक्ट कर दिया क्योंकि ऑलरेडी हमने कहा x इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू r, तो x बाय आर इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू 1, और जब उसका स्क्वायर कर दोगे तो वो और ज्यादा छोटा हो जाएगा, इसलिए ये x² बाय r² को हमने नेग्लेक्ट कर दिया। तो अगले स्टेप में मैंने वो नहीं लिखा, इन दोनों का सम आ गया 5/4 माइनस x बाय आर होल टू द पावर 3/2, राइट। अगले स्टेप में देखो बेटा, अगले स्टेप में मैंने सिंपल करने के लिए 5/4 भी कॉमन ले लिया। जैसे 5/4 बाहर लाया तो आई एम सॉरी यहां पे 5/4 टू द पावर 3/2 आएगा, 5/4 टू द पावर 3/2, इट इज 5/4 टू द पावर 3/2, जिसको हम बाहर कॉमन ला चुके हैं, तो अंदर बचा 1 - 4/5 x टू द पावर 3/2। अब यहां देखिए ये म्यू नॉट आई अपॉन, चलिए इस 2r को इंटेक्ट रखते हैं, अभी हम इंटेक्ट रखते हैं 2r, तो 5/4 को अगर मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 4/5 टू द पावर 3/2, ये आ गया 4/5 टू द पावर 3/2। ओके तो यहां पे देखिए अंदर, अब इसको न्यूमरेटर में लाके रखा और इसकी पावर नेगेटिव कर दी। अगले स्टेप में देखो ये आ गया आपके पास, यहां पे ये 2 एज सच रहा, दिस इज 4/5 होल टू द पावर 3/2 आ चुका है। अब यहां पे देखो बेटा ये है 1 - x टू द पावर n, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 - nx। आपको याद होगा एक फॉर्मूला बाइनोमियल थ्योरम 1 + x होल टू द पावर n इज इक्वल टू 1 + nx, लेकिन कब? व्हेन x इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू 1। तो देखो x बाय r इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू 1, और 4/5 खुद भी 1 से स्मॉल है, तो ये टर्म बहुत छोटी है 1 से, ये टर्म बहुत छोटी है, तो इसको बाइनोमियल थ्योरम को इस फॉर्म में यूज करते हुए हम एक्सपेंड कर सकते हैं। 1 + x टू द पावर n इज 1 + nx। तो ये जो 1 + nx आ गया, तो यहां से जैसे इसको सॉल्व किया तो ये प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा +6/5, तो 2/5 टू द होल टू द पावर 3/2 अभी तक चल रहा है, ठीक है। तो 1 + 6/5 x/r यहां पे आ गया। अब मैं इसको जो b1 की वैल्यू है उसको मैं यहां लिखने जा रहा हूं बेटा। सो फाइनली हमारे पास b1 मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कॉइल 1 की जो वैल्यू आ चुकी है, दैट इज म्यू नॉट ni अपॉन 2r, और यहां पे एक फैक्टर आ रहा है आपके पास 1 + 6/5 x/r, ठीक है। अब यहां पर एक चीज और देखना बेटा, ये दिस इज 4/5, ठीक है। 5 को छोड़ दीजिए, 4 टू द पावर 3/2 क्या होगा? 4 टू द पावर 3/2, 4 टू द पावर 3/2, 4 टू द पावर 3/2, क्या आप इसको लिख सकते हैं 2² टू द पावर 3/2? ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आएगा 2 का क्यूब। और यहां आप इसको इस तरह से देख लीजिए, 4³ का रूट, तो ये आ जाएगा 4√4, 4 द पावर 3/2 क्या बन जाएगा हमारा 8, 2³ दैट इज 8, तो 4 टू द पावर 3/2 इज 8। तो ये जो न्यूमरेटर में 4 टू द पावर 3/2 है, उसकी जगह मैं सिंपली 8 लिख देता हूं, इंटू 8 अपॉन डिनोमिनेटर में आ गया 5 टू द पावर 3/2। अब 2 इंटू 4 इज 8, तो अल्टीमेटली फाइनली b1 की जो वैल्यू आ चुकी है दैट इज म्यू नॉट ni अपॉन r इंटू 4/5 टू द पावर 3/2 इंटू 1 + 6/5 x/r, ठीक है। ये वैल्यू किसकी है? ये b1 की। बस वैसे ही आपको b2 कैलकुलेट करना और ऐड करना है, अपने आप ही आंसर आएगा। तो चलिए मैं कैलकुलेट करके दिखाता हूं। b1 की वैल्यू मैंने यहां रखी, अब मैं इसी में बोर्ड पे बार बार नहीं लिखूंगा, बहुत लंबा है, तो मैं इसी में चेंज कर रहा हूं, इसी को एडिट कर रहा हूं। यहां पे आ गया b2 की वैल्यू। बेटा जब आप b2 की वैल्यू डिटरमिन करेंगे तो b2 मतलब इस कॉइल का फील्ड, इस कॉइल के सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस क्या है r/2 + x, तो यहां जहां पे आपने r/2 - x लिखा था उसकी जगह क्या आना चाहिए r/2 + x। बाकी ये जो कॉमन लेने वाली कहानी है सच चलेगी, ये क्या आ जाएगा 1/2 + x/r। जब ये यहां पे इस फॉर्म में आया
तो यहाँ पर ये साइन पॉजिटिव हो जाएगा, बाकी सब ऐसा चल रहा है, ये साइन पॉजिटिव चल रहा है, यहाँ पे ये साइन पॉजिटिव चल रहा है, ये भी पॉजिटिव। उसके बाद हाँ, जब आपने यहाँ पुट किया तो यहाँ पॉजिटिव था, जब ये पॉजिटिव था तो अब साइन यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव। बाकी सब एज सच चलता हुआ आ रहा है, तो फाइनली यहाँ पे साइन इसका नेगेटिव होगा जब आप B2 की वैल्यू डिटरमिन कर रहे हैं। तो B2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ B2 की एक्सप्रेशन, B2 मैग्नेटिक फील्ड एट द सेम पॉइंट ड्यू टू कॉइल 2, दैट इज म्यू नॉट NI अपॉन R इंटू 4/5 टू द पावर 3/2 इंटू 1 - 6/5x/r। ठीक है, अब B नेट कितना होगा, B नेट होना चाहिए बेटा B1 प्लस B2, इजंट इट। तो जब आप B1 प्लस B2 इन दोनों को ऐड करोगे तो देखो इनमें कुछ कॉमन आ रहा है, म्यू नॉट NI अपॉन R कॉमन है, यहां से 4/5 टू द पावर 3/2 कॉमन है। अब बचा क्या, ये और ये, तो इन दोनों को ऐड कर दो, 1 + 6/5x/r प्लस 1 - 6/5x/r। तो देखो ये वाली टर्म्स कैंसल आउट होगी, यहां क्या बचा 2। तो बस इसको सॉल्व कर लीजिए, आगे आपके सामने खुद ही आंसर आ जाएगा। तो कैलकुलेशन थोड़ी लंबी ज़रूर थी, थोड़ा स्मार्ट वर्क इसमें आप सीखोगे भी, किस तरह से स्मार्ट वर्क कर सकते हैं आप ऐसी कैलकुलेशंस के लिए। सो बी नेट की वैल्यू जो आ रही है, मैं इसके आगे यहाँ लिखने जा रहा हूँ, दैट इज म्यू नॉट NI अपॉन R, ये आ जाएगा 4 × 2, 8 डिवाइडेड बाय 5 टू द पावर 3/2, 5 क्यूब का रूट, दैट इज 5√5। बस ये वैल्यूज पुट करो, जैसे ये वैल्यूज पुट करके आप सॉल्व करोगे ये अपने आप ये वैल्यू 0.72 आ जाएगी। ये जो न्यूमेरिकल फैक्टर है, अब आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं, इसकी वैल्यू 0.72 आ जाएगी, तो आप ये प्रूव कर पाएंगे, राइट। तो ये दोनों क्वेश्चन जो आज हमने डिस्कस किए, इस पे टाइम तो जरूर लगा, बट बेटा आपको कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे बहुत सारे। दूसरा, इस क्वेश्चन में ये पता चला होगा कि ऐसी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस में आप स्मार्ट वर्क कैसे कर सकते हैं, राइट। तो आज के लिए बेटा इतना ही, फिर हम मिलेंगे अगली क्लास में। नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा एम्पियर सर्किट लॉ की बाकी एप्लीकेशंस, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ड्यू टू सोलेनॉइड एंड टोरॉइड को लेकर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।